हेलो एवरीवन, डूइंग गुड। कंटिन्यू कीजिए पीजीबीपी सेक्शन 28 आपने देखा, जहां पे आपने पढ़ा कि इस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। फिर उसके बाद आपने अगली हेडिंग देखी कि कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो जनरली देखने में तो पीजीबीपी की लग रही है, बिजनेस की लग रही है, बट स्टिल पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है। अब चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं, जहां पे आपको जानना होगा कि इस हेड का नाम तो है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बट यहां पे टैक्सेबल होती है 3 इनकम, बिजनेस की, प्रोफेशन की और वोकेशन की। बिजनेस और प्रोफेशन तो हम समझते हैं, कि वोकेशन क्या चीज है। वोकेशन होता है जब आपकी अर्निंग कुछ आपकी नेचुरल एबिलिटी की वजह से हो रही है, आप में वो इनहेरेंट स्किल है, आपने वो स्किल एक्वायर नहीं किया है। देखिए, जब भी कोई प्रोफेशनल आप बनते हो ना, तो आप स्किल को एक्वायर करते हो। बताइए, आप सब प्रोफेशनल बनने वाले हो, क्या आप स्किल एक्वायर कर रहे हो? हाँ, जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो, एकदम से सर फोड़ रहे हो, मेरी भाषा में कहो तो, तब जाके आप प्रोफेशनल बनोगे। लेकिन वोकेशन क्या है? वोकेशन ऐसा है जहां पे आपने स्किल एक्वायर करने के लिए कोई मेहनत नहीं की है, ऊपर वाले ने वो स्किल आप में डाल के भेजा था। आपने देखा है टीवी शोज आते हैं डांस वगैरह से रिलेटेड या सिंगिंग से रिलेटेड टीवी शोज होते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 2 साल का बच्चा आता है, गजब का डांस करता है, एकदम गजब गजब के मूव्स ले रहा है, गजब गजब के स्टेप्स मार रहा है। क्या उसने स्किल एक्वायर की है? तो आप कहेंगे हाँ सर, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो लिया होगा। अरे थोड़ा बहुत ही लिया होगा ना, वो नेचुरल एबिलिटी है उसकी। 2 साल के बच्चे को तो ना आप एबीसीडी भी नहीं सिखा सकते हो, अगर उसको डांस सिखा लिया गया है, मतलब 90% उसकी नेचुरल एबिलिटी थी, बस वो थोड़ी सी क्या हुई है, बेटर हो गई है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ नेचुरल एबिलिटी। 2 साल का बच्चा अगर बहुत अच्छा गाना गा ले रहा है ना, तो वो नेचुरल एबिलिटी है, ऊपर वाले ने वो एबिलिटी उसके अंदर डाल के भेजी है। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस जो छोटे छोटे बच्चे आके स्टेज पे कर देते हैं, वो अपनी मां के पेट से भी नाचते हुए ही निकलते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर इस नेचुरल एबिलिटी की वजह से कोई कमाता है, तो उसे कहा जाता है वोकेशन। हालांकि आपको प्रोफेशन और वोकेशन का अंतर बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि चाहे प्रोफेशन हो या वोकेशन हो, टेंशन किस बात की? क्योंकि टैक्सेबल तो कहां होगा? पीजीबीपी में। बट स्टिल अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस जो है वो आपको समझना होगा कि भाई प्रोफेशन वो है जहां पे हम नॉलेज एक्वायर करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, वोकेशन वो है जो ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरे अंदर पहले से होती है और हम उसकी वजह से कमा लेते हैं। राइट? आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोफेशन और वोकेशन। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, प्रोफेशन इन इटसेल्फ इंक्लूड्स वोकेशन। द वर्ड प्रोफेशन इंप्लाइज प्रोफेस्ड अटेनमेंट इन स्पेशल नॉलेज। प्रोफेशन क्या होता है? जब आप एक स्पेशल नॉलेज एक्वायर करते हो, विच इज टू बी एक्वायर्ड ओनली आफ्टर पेशेंट स्टडी। बताइए, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं पेशेंट स्टडी? एकदम से 3 साल 4 साल 5 साल, बहुतों ने तो 10-10 साल लगा दिए हैं, इतनी पेशेंट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कि बनेंगे भाई, एक दिन प्रोफेशनल बनेंगे। तो इससे पेशेंट स्टडी तो हो ही नहीं सकती जो आप कर रहे हैं। तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि प्रोफेशन क्या चीज है। इन शब्दों को अंदर से अगर कोई समझ सकता है ना, तो वो आप ही लोग हो। ओनली आफ्टर पेशेंट स्टडी एंड एप्लीकेशन। अब हम उसकी एप्लीकेशन सीखते हैं, उसको पहले स्टडी करते हैं थ्योरेटिकली, उसकी एप्लीकेशन सीखते हैं, तब जाके हम प्रोफेशनल बनते हैं। अब वोकेशन क्या है? वोकेशन है मेरी भाषा में ऊपर वाले की मेहरबानी। भाई जिसके पास ये ऊपर वाली की मेहरबानी है ना, कि वो अच्छा गा सकता है, अच्छा नाच सकता है, अच्छा एक्ट कर सकता है, तो फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता जीवन में, नॉलेज एक्वायर तो करना नहीं पड़ता है, बस ऊपर वाले की मेहरबानी से ही हम पैसा बनाते हैं। Implies natural ability of a person for some particular work. As profit and gains of business, profession or vocation are chargeable to tax under this head, profit and gains of business or profession, distinction between business, profession and vocation does not have any material significance. कह रहा भाई वैसे तो टेंशन लेने की बात है नहीं, क्योंकि चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, वोकेशन कर रहे हो, सारी इनकम टैक्सेबल इसी में होगी। तो डिस्टिंक्शन अगर आपको नहीं भी पता होगा तो काम आपका चल जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, इल्लीगल बिजनेस। अब आप समझिए इनकम टैक्स क्या कहता है।
इनकम टैक्स कहता है हमको आपके बिजनेस की लीगैलिटी इलीगैलिटी से कोई मतलब नहीं है। भाई साहब, आप लीगल काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, आप टैक्स दीजिए। और अगर आप टैक्स देते हैं तो मेरे लिए आप महान हैं, मेरे लिए तो आप भगवान हैं। इनकम टैक्स कहता है आपके पास पैसा किडनैपिंग से आ जाए, एक्सटॉर्शन मनी आ जाए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से पैसा आ जाए, आपके पास पैसा कहीं से भी आ रहा, कोई भी 2 नंबर का काम करके आप पैसा ला रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास इनकम आ रही है तो इनकम टैक्स कहता है आप टैक्स दे दीजिए। और इनकम टैक्स आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए तो आप एकदम सही आदमी हो। आपको दूसरे कानून जरूर पकड़ेंगे, दबोचेंगे, एंड क्रिमिनल लॉ होगा वो आपको दबोचेगा, राइट। इनकम टैक्स कहता है मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारा धंधा क्या है भाई, इनकम कमाए हो ना, टैक्स दो, ठीक है, बताइए कहां से पैसा आया, तो आप कहोगे किडनैपिंग किए थे उससे 5 करोड़ रुपए आया। इनकम टैक्स कहता है बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, जल्दी से टैक्स दो मेरा। और आप टैक्स दे देते हो, कहता है बहुत महान व्यक्ति हो आप, टैक्स दे रहे हो, व्हाइट मनी है आपकी, ठीक है, व्हाइट मनी है वो। अच्छा एक सेकेंड, क्या बच्चे व्हाइट मनी और ब्लैक मनी समझते हैं कि नहीं? बहुतों को पता है ऐसा क्या लगता है, ब्लैक मनी का मतलब होता है इलीगल पैसा। बेटा इलीगल पैसे को ब्लैक मनी नहीं कहते हैं। ब्लैक मनी वो मनी होता है जिसपे आपने सरकार को टैक्स नहीं चुकाया है, आपने कमाया लेकिन टैक्स नहीं चुकाया। अगर आपने किडनैपिंग की, 5 करोड़ रुपए आए आपके पास, आपने वो इनकम दिखाई 5 करोड़ की, सरकार को टैक्स दे दिया, तो पता है ये पैसा क्या कहलाएगा, व्हाइट मनी। इसको व्हाइट मनी कहा जाता है, राइट। याद रखिएगा ये सब बात। बहुत सारे लोगों को लगता है गैर कानूनी काम करके पैसा बना लिया तो ब्लैक मनी है, दैट इज नॉट ब्लैक मनी। मैं तो बड़ी इज्जत से कमा रहा हूं ना, हाँ, लेकिन अगर मैंने, मान लीजिए मैंने साल भर में 1 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन सरकार को कितना बताया, 60 लाख रुपए कमाते हैं, तो 40 लाख रुपया जो मैंने सरकार को नहीं बताया, ठीक है, इज्जत से कमाते, बकायदा बच्चों की फीस आती है, लेकिन वो 40 लाख रुपए पता है क्या कहलाएगा, ब्लैक मनी कहलाएगा। दिस इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब सरकार को टैक्स नहीं चुकाया, अंडरस्टूड। तो देखिए इनकम टैक्स कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। कहता है द इनकम टैक्स लॉ इज नॉट कंसर्न विद द लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट द इनकम ऑफ इलीगल बिजनेस और प्रोफेशन इज ऑल्सो टैक्सेबल। इलीगल बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम भी टैक्सेबल होती है। तो अभी तक तो आप पीजीबीपी का ओवरव्यू ले रहे थे, अब हम पीजीबीपी हेड के अंदर घुसने वाले हैं। और जब आप अंदर घुसने वाले हो तो आपको क्या पढ़ना है, आइए समझते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर पीजीबीपी 2 कैटेगरी में समझ लीजिए डिवाइडेड है। क्या है वो 2 कैटेगरी, एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड, और दूसरी कैटेगरी है एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड। अब ये क्या चीज है, आइए दिखाते हैं आपको। ये आपने अपना पीएल बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे है बाई सेल्स, और इधर हैं सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का नाम हम रख देते हैं एक्सपेंस ए, एक्सपेंस बी, एक्सपेंस सी, एक्सपेंस डी, एक्सपेंस ई। चलिए हो गया बहुत, 2 प्रॉफिट आ गया इसके बाद। राइट, देखिए अब क्या कहता है, एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड में आपको हम ये बताएंगे कि कौन कौन से खर्चे जो इनकम टैक्स कहता है कि हम अलाउ करते हैं। अलाउ करने का मतलब हम खर्चा मानते हैं, ये अलाउड है, आप ये खर्चा क्लेम कर सकते हो अपनी पीएल में, राइट। एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड में आपको क्या जानने को मिलेगा कि ये खर्चे अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के हिसाब से ये खर्चा नहीं माना जाएगा। वैसे तो ये जेन्युइन आपका बिजनेस का खर्चा है, हाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, आप पीएल में चार्ज करते हो, अकाउंटिंग में ऐसा किया भी जाता है, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है मैं नहीं जानता, ये खर्चा मैं नहीं जानता, ये डिसअलाउ है, आप चार्ज नहीं कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स।
आपके पीएल में ये खर्चा है, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए खर्चा नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जो पिंक है ये एक्सपेंसेस अलाउड है, ठीक है, और जहां पे मैंने ये रेड लगा दिया ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। तो आइए देखिए, जब मैंने ये ऊपर वाली हेडिंग पढ़ी एक्सपेंसिव विच आर स्पेसिफिकली अलाउड, तो मुझे पता चला ए अलाउड है, बड़ी सुंदर बात है भाई। सी भी अलाउड है, ओह बहुत सुंदर। डी भी अलाउड है, अच्छा। ई भी अलाउड है, वाह। लेकिन जब मैंने ये हेडिंग पढ़ी एक्सपेंसिव विच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड, तो पता चला इसमें बी एक्सपेंस के बारे में कहा गया। ये एक्सपेंस कौन से हैं? कन्वेंस के, ट्रैवलिंग के, व्हाटएवर जो भी खर्चे हैं, ठीक है। अभी हम खर्चों का नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन से खर्चे अलाउड है कौन से डिसअलाउड है, राइट। तो एक्सपेंस बी जो है वो डिसअलाउड है, ये पता चला। और पूरे पीजीबीपी में आप क्या पढ़ने वाले हो? दो मेन हेडिंग पढ़ने वाले हो। एक हो गया एक्सपेंसिव विच आर स्पेसिफिकली अलाउड, और दूसरा हो गया स्पेसिफिकली डिसअलाउड। अलाउड वाले में हमने देखा था ए सी डी ई की बात किया था, ये खर्चे अलाउड है, बहुत सुंदर। और बी डिसअलाउड है, ये हमने पढ़ा है। तो अब जो भी आपका प्रॉफिट यहां पे आ रहा था, यहां पे आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा था, इस प्रॉफिट में पता है क्या ऐड हो जाएगा? एक्सपेंस बी ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद ये जो आएगा इसे कहा जाएगा पीजीबीपी। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? कि भाई आपने तो ये एक्सपेंस भी घटा रखा है ना, लेकिन इनकम टैक्स तो कह रहा है कि नहीं भाई, ये तो मेरे हिसाब से खर्चा नहीं है ना, इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी अकाउंटिंग में ये खर्चा है, आपके बिजनेस का खर्चा है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है हम नहीं अलाउ करते। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम आई डोंट अलाउ दिस एक्सपेंस, राइट। तो एक्सपेंस भी को डिसअलाउ कर दिया गया, तो भाई डिसअलाउ कर गया तो प्रॉफिट बढ़ाओ। तो जितना एक्सपेंस भी यहां चार्ज किए हुए थे, इसी प्रॉफिट में आप उसको क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस प्रॉफिट में हमने क्या किया? इस एक्सपेंस को ऐड कर दिया, तो ये जो इनकम आई दिस इज योर पीजीबीपी। नाउ एट टाइम्स व्हेन आई विल टीच यू एक्सपेंसेस व्हिच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड, तो यू विल फाइंड कि सर ये क्यों डिसअलाउ हो रहा है, मुझे तो जेन्युइन बिजनेस का खर्चा लग रहा है, इनकम टैक्स क्यों नहीं चार्ज करने दे रही है? अब आएगा असली मजा, यहीं पे आएगा असली मजा, जब मैं आपको बताऊंगा कि अगर सरकार ये खर्चा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको लगेगा सर ये तो बड़ा जेन्युइन लग रहा है खर्चा, ये क्या नाइंसाफी है, बिजनेसमैन को ये खर्चा क्यों नहीं अलाउ होगा? एंड देन द रियल इंटरेस्ट विल अराइज इन इनकम टैक्स। आपको मजा आने लग जाएगा ये जान के कि अगर ये खर्चा अलाउ हो जाता तो किस तरीके से लोग टैक्स प्लानिंग करते, कैसे बड़े बड़े देश के व्यापारी जो हैं अपना टैक्स बचा ले जाते, या क्या ऐसा पास्ट में हो रहा था कि गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए उस टैक्स प्लानिंग को, इस खर्चे को ही डिसअलाउ कर दिया। देन यू विल अंडरस्टैंड, ओ सर देखने में ये नॉर्मल खर्चा लग रहा है बिजनेस का ऊपर ऊपर से, इसके अंदर तो पूरी कहानी हो जाती है। एंड देन यू विल रियलाइज कि यस, दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड। नाउ लेट मी टेल यू, व्हेन यू विल रीड दिस हेडिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर स्पेसिफिकली अलाउड, तो टेक्निकली इसमें कम दिमाग लगेगा, राइट। क्योंकि जब मैं कहूंगा कि ये खर्चा अलाउड है तो आपको भी लगेगा अलाउड है, भाई जेन्युइन सी बात है, टेंशन कहां है इसमें। बट व्हेन आई टीच यू एक्सपेंसेस व्हिच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड, तो आपको लगेगा अलाउड है। प्रॉब्लम ये आएगी यहां पे कि आपको लगेगा अलाउड है और मैं बोलूंगा डिसअलाउड है, और फिर लॉजिक के साथ जब एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन यू विल एंजॉय एंड आल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज डिसअलाउड। नाउ कमिंग बैक टू अलाउड, ये अब हम कैसे पढ़ेंगे? हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स का ये सेक्शन इस खर्चे को अलाउ करता है, लेकिन बहुत आसान बात नहीं होगी, उसमें लिखी होगी कुछ कंडीशंस। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कंप्लाई होती है तभी अलाउ होता है, यानी डिसअलाउड इसके अंदर भी कहीं ना कहीं छिपा है, क्योंकि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। मतलब अलाउड में भी साथ साथ में बताते रहेगा कि अगर ऐसा किए तो डिसअलाउ कर देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, लेकिन अगर ऐसा ऐसा हो गया तो ही डिसअलाउ करेंगे, यानी कुछ भी उससे अलग हुआ तो डिसअलाउ हो जाएगा। यानी वाइल रीडिंग द एक्सपेंसेस व्हिच आर स्पेसिफिकली अलाउड, आप पैरेलली डिसअलाउड भी लर्न कर रहे होंगे।
ठीक है, नाउ कमिंग टू डिसअलाउड। वापस से डिसअलाउड में मैंने कहा कि मैं तो बोलूंगा डिसअलाउड है, आपको वो खर्चा क्या लगेगा, अलाउड। यानी आपको भी अलाउड लग रहा है क्योंकि आप बहुत सीधी बात सोच रहे हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा टेढ़ी बात की, इस बात की वजह से वो डिसअलाउड है। लेकिन दुनिया में सारे टेढ़े ही थोड़ी ना होते हैं। आप सीधा सोच रहे हो यानी दुनिया में कुछ लोग तो सीधे भी है ना। आप कहोगे हाँ सर दुनिया में कुछ लोग तो सीधे हैं भी, तो इस डिसअलाउड के अंदर कंडीशन होगी, लेकिन अगर ऐसा ऐसा है तो हम अलाउ भी कर देंगे। मतलब नॉर्मली तो डिसअलाउड है, लेकिन ऐसे में हम अलाउ कर देंगे। क्यों? क्योंकि सीधा वाला बंदा का डिसअलाउड ना हो जाए। यानी अलाउड में हम डिसअलाउड भी पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली अलाउड रहेगा लेकिन कुछ कंडीशन से डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउड में क्या होगा, नॉर्मली डिसअलाउड रहेगा लेकिन कुछ कंडीशन से अलाउ भी हो जाएगा। राइट, सो यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ पीजीबीपी नाउ। तो चलिए पहली हेडिंग पे चलते हैं, एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक डिडक्शन अंडर द एक्ट। यही है स्पेसिफिक डिडक्शन का मतलब ही क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड। गॉट इट। और ये सेक्शन कहां से कहां तक चलेगा, सेक्शन 30 से लेके 37 तक चलेगा। रट लीजिए 30 से लेके 37 तक ये सेक्शन चलेगा, ठीक है। 30 to 37 अलाउड वाले। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ चीज अलाउ होती जाएगी, आपको बताते जाएगा इस सेक्शन में ये अलाउ कर रहे हैं, इस सेक्शन में ये अलाउ कर रहे हैं। तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा व्हाट आर द एक्सपेंसेस विच आर अलाउड अंडर इनकम टैक्स। Section 30 to 37 covers expenses which are expressly allowed as deduction while computing business income. Now let's read the first section. कहता है ये सब अलाउड है। Section 30 याद कीजिए, हम सर्कल भी कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जो जो सेक्शन हम सर्कल करते हैं वो सेक्शन आपको रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। क्या चीज बोल रहा है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। बेसिकली इसमें देखिए तो चार खर्चों की बात एक साथ कर लिया है। रेंट एक खर्चा है, रेट्स एंड टैक्सेस एक ही बात है, ठीक है। टैक्सेस को ही हम रेट और टैक्सेस दोनों बोलते हैं। रिपेयर एक खर्चा है, इंश्योरेंस एक खर्चा है, ठीक है। इन चार खर्चों की बात कर रहा है। अगर ये बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में है, ध्यान दीजिए ये कौन से खर्चे हैं, इंश्योरेंस अगर बिल्डिंग का कराया है, रिपेयर अगर बिल्डिंग का कराया है, टैक्सेस आपने बिल्डिंग का अगर दिया है, किराया आपने बिल्डिंग का दिया है, तो ये खर्चे आपको अलाउ किए जाएंगे बिजनेस में। कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है, ऑब्वियसली द बिल्डिंग विच इज यूज्ड इन योर बिजनेस। जो बिल्डिंग को आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं। बिल्डिंग को बिजनेस में कैसे यूज किया जा सकता है, बिल्डिंग को बिजनेस में कैसे यूज किया जा सकता है, इट कैन बी योर शॉप, इट कैन बी योर शोरूम, इट कैन बी योर गोडाउन, व्हाटसोएवर, राइट। प्रोफेशनल है आप तो आपकी ऑफिस, दिस इज योर बिल्डिंग। ये चार खर्चे। अच्छा, रेट्स और टैक्सेस में क्या अंतर होता है, आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज रेट्स एंड व्हाट इज टैक्सेस। बेसिकली जब भी कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है तो हम उसको टैक्सेस बोलते हैं। जब भी कोई लोकल अथॉरिटी लगाती है ना तो हम उसको रेट्स बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो कोई अंतर नहीं है, टैक्सेस आप समझ लीजिए, ये आम बोलचाल की भाषा है बस, रेट्स एंड टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी तो हम टैक्सेस बोल देते हैं, लोकल अथॉरिटी लगा देती है तो हम उसको रेट्स बोल देते हैं। हम दोनों चीज नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ टैक्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कोई टैक्स भी होता है क्या, तो देखिए आप लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो, बोल मत देना कि नहीं होता है, होता है। म्युनिसिपल टैक्सेस होता है हाउस के रिस्पेक्ट में, जिसमें वाटर टैक्स होता है, सीवरेज टैक्स होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं, राइट, हाउस टैक्स होता है। तो देयर सर्टेन टैक्सेस विच इज देयर फॉर हाउस। चलिए अब देखिए क्या लिखता है, द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउड in respect of rent, rates, taxes, repair and insurance for premises used for the purpose of business or profession. पहला, where the premises are occupied by the SSE as a tenant. ध्यान दीजिएगा, अगर आप किराएदार हो तभी किराया पे कर रहे होगे, अगर आप खुद मालिक हो उस बिल्डिंग के तो आप किराया थोड़ी ना दे रहे होगे, ठीक है। तो ओनली इफ यू आर इन टेनेंट देन ओनली द रेंट विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस टू यू। अच्छा, हम अपनी बिल्डिंग में धंधा करेंगे तो क्या हमको किराया अलाउड होगा कि भाई मेरी बिल्डिंग है, अगर हम बिजनेस ना कर रहे होते तो इतना किराया मिल रहा होता, वो किराए का खर्चा है बिल्डिंग का,
नहीं नहीं, आप अपनी बिल्डिंग में धंधा कर रहे हो तो ये नहीं कह सकते, अपने आप को खुद ही किराया नहीं दे सकते हो, पीएल में खर्चा किराए का नहीं चार्ज कर सकते हो, ठीक है। If you are in tenant, obviously the rent paid would be expense. Rent paid for such premises. And further, if he has undertaken to bear the cost of repair to the premises, the amount paid on account of such repair. तो क्या क्या चीज कह रहा है, अगर आप टेनेंट हो, किराएदार हो, तो हम आपको खर्चा अलाउ कर रहे हैं। कौन कौन से खर्चे की बात कर लिया, अगर आप किराएदार हो, सबसे पहली बात तो टेनेंट के लिए बात कर रहा है, और कौन कौन से खर्चे की बात कर लिया, एक तो रेंट की बात कर लिया, दूसरा रिपेयर की बात कर लिया, कि रेंट और रिपेयर का खर्चा हम आपको अलाउ करते हैं। क्या हम एज एन किराएदार, जिस बिल्डिंग में हम किराएदार हैं, क्या कभी टूट फूट होती है तो हम भी बनवाते हैं? क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है लैंडलॉर्ड बनवा रहे हो, लैंडलॉर्ड बनवा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम एज एन किराएदार भी कुछ रिपेयर कर रहे हैं उस बिल्डिंग में जिसमें हम बिजनेस प्रोफेशन अपना करते हैं, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरा खर्चा है, पीएल में चार्ज होगा। एज एन लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड की तरह हम जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं हम लैंडलॉर्ड खुद ही हैं, तो फिर क्या हमें अलाउ होगा? तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ रिपेयर अलाउ होगा, रेंट थोड़ी ना हम अलाउ कर सकते हैं, हम खुद ही मालिक हैं, तो हम किराए का खर्चा तो होगा नहीं। तो यहां पे कहता है द अमाउंट पेड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स टू द प्रीमाइसेस। अब यहां पे वर्ड यूज किया था रिपेयर, आप ध्यान दें, यहां पे वर्ड यूज कर रहा था रिपेयर, कैन यू सी दिस, यहां पे रिपेयर यूज कर रहा था, लेकिन यहां पे वर्ड रिपेयर नहीं यूज किया, करंट रिपेयर यूज किया। अब ये क्या चीज है? देखिए, अगर हम बिल्डिंग के मालिक हैं तो हम उसमें छोटा मोटा रिपेयर भी कर सकते हो सकता है बड़ा काम भी करा ले बिल्डिंग में। बिल्डिंग 2 फ्लोर की थी, ठीक है, हम 2 फ्लोर से उसको 3 फ्लोर बनवा दिए। एक बात बताइए, हम किराए की बिल्डिंग 2 फ्लोर पे लेके 3 फ्लोर कर देंगे क्या? अरे भाई, किराए की बिल्डिंग हम क्यों 3 फ्लोर बना देंगे उसको, हम तो छोटा मोटा ही रिपेयर कराएंगे, राइट। लेकिन अगर हम बिल्डिंग के मालिक हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है ना कि हम बिल्डिंग 2 फ्लोर की थी 3 फ्लोर करा दिए, तो उसको कहा जाता है कैपिटल रिपेयर, ठीक है। तो इट इज टॉकिंग अबाउट करंट रिपेयर का जो खर्चा है वो पीएल में चार्ज होगा, क्योंकि अगर कैपिटल रिपेयर कर दिए, कुछ बड़ा रिपेयर कर दिए हो, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा और डेप्रिसिएशन चार्ज करने को मिलेगा। याद रहेगा आपको कि देखिए यहां पे करंट रिपेयर क्यों बोल रहा है, बस ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप मालिक हो तो हो सकता है बड़ा वाला खर्चा कर दो ना रिपेयर में, तो अगर आपने बड़ा वाला खर्चा कर दिया है तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, छोटा मोटा वाला रिपेयर का खर्चा किए हो तो ऑब्वियसली वो पीएल में चार्ज होगा। बट वेन यू आर इन टेनेंट, वो सिर्फ रिपेयर बोल रहा है, क्यों? क्योंकि जानता है बड़ा खर्चा आप करोगे ही क्यों। लेकिन स्टिल अगर कर दिया तो बात ये आती है कि कर दिया तो क्या ऐसा पॉसिबल है हमने बिल्डिंग 50 साल के लिए किराए पे ले ली है? हाँ पॉसिबल है। मैंने कहा अरे यार 2 फ्लोर क्या 4 फ्लोर भी बना देंगे, 50 साल में कौन सा कुछ एग्जिस्ट करेगा, 50 साल में तो सब वैसे ही खत्म हो जाएगी, बिल्डिंग जर्जर हो जाएगी। हमने 50 साल के लिए ले लिया है तो हम तो मालिक की तरह ही अपने आप को ट्रीट करते हैं ना, हमने बना दिया, उस पर 2 फ्लोर था 4 फ्लोर और बना दिया, तो अब वो जो 4 फ्लोर की कॉस्ट लगी है वो डीम्ड बिल्डिंग कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है डीम्ड बिल्डिंग, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्चुअल बिल्डिंग वो नहीं है, आप मालिक नहीं हो उसके, वो डीम्ड बिल्डिंग है और आपको भी डेप्रीशिएशन ही मिलेगा। यानी यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेनेंट अगर बड़ा खर्चा कर दे, कुछ नया कंस्ट्रक्शन वगैरह करा दे उसी में, तो वो रिपेयर के खर्चे की तरह अलाउ नहीं होगा, वो बन जाएगा डीम्ड बिल्डिंग और डेप्रीशिएशन अलाउ होगा। नाउ इफ वी टॉक ऑफ लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड के केस में क्या होगा, अगर करंट रिपेयर का खर्चा होगा, करंट रिपेयर का खर्चा होगा तो वो पीएल में चार्ज होगा, लेकिन अगर उसने बड़ा खर्चा कर दिया तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और ऑब्वियसली डेप्रीशिएशन मिलेगा। तो इधर टेनेंट को भी डीम्ड बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन ही मिलता है। क्या मैं ये लिख दूं आपके लिए? हाँ, आप कहोगे लिख ही दीजिए सर, सेक्शन 30 में करंट रिपेयर, कैपिटल रिपेयर। इफ यू आर अ टेनेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा पीएल में, पीएल का एक्सपेंस हो जाएगा, और ये हो जाएगा डीम्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग डेप्रीशिएशन अलाउड।
डेप्रिसिएशन बस पीएल में जाएगा फिर उसका, ठीक है। एंड इफ़ यू आर इन लैंडलॉर्ड, मतलब अपनी बिल्डिंग में हम धंधा कर रहे हैं तो करंट रिपेयर पीएल का एक्सपेंस है, और अगर हमने कैपिटल रिपेयर कर दिया है तो कैपिटलाइज्ड, या हम लिख देते हैं आसान भाषा में लिख दें एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। सो डेप्रिसिएशन विल बी इंक्रीज, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, नोट हो गया सबका? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एनी सम ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स और म्यूनिसिपल टैक्सेस, सब एक ही बात है, ठीक है। हाउस रिलेटेड टैक्सेस, इन सबको मिला के बस सब टैक्सेस लिख लीजिए, बहुत हो गया। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये छोड़ दीजिए। तो जो भी टैक्सेस होगा वो अलाउ होगा। अब यहाँ पे बोल नहीं रहा है किसको, तो जो पे किया उसको अलाउ हो जाएगा भाई। इफ यू आर इन लैंडलॉर्ड एंड यू आर पेइंग इट, इट इज अलाउड, वेदर यू आर, और इफ यू आर इन टेनेंट एंड यू आर पेड इट, ऑब्वियसली इट इज अलाउड टू यू, ठीक है। अगर हमने मकान किराए पे लिया है जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं और उसका हाउस टैक्स वगैरह हमको पे करना है तो हमें अलाउ होगा। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं वेदर टेनेंट और लैंडलॉर्ड। यहाँ बोला ही नहीं है लॉ में कि टेनेंट है कि लैंडलॉर्ड, इसका मतलब दोनों के लिए बात हो रहा है। जब उसको बोलना था कि टेनेंट को ये अलाउ करेंगे, लैंडलॉर्ड को ये अलाउ करेंगे, तो देखिए अलग अलग बोला उसने। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वेदर यू आर टेनेंट और यू आर इन लैंडलॉर्ड, टैक्सेस विल बी अलाउड टू यू। तीसरा, एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमाइस। आप बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी कराते हो ताकि बिल्डिंग को कोई डैमेज डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम से कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस वगैरह कराया है तो उसकी प्रीमियम अलाउ हो जाएगी, जिसने कराया उसको अलाउ हो जाएगी, ठीक है। अगर हम टेनेंट हैं, ठीक है, तो क्या हम बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराएंगे? बिल्डिंग तो लैंडलॉर्ड की है, तो हम टेनेंट है फिर भी इंश्योरेंस कराएंगे? कराएंगे यार। अगर बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो बिल्डिंग तो डैमेज होगी, क्या मेरा एसेट भी डैमेज हो जाएगा कि नहीं सारा जो अंदर है? हाँ, हम कराएंगे इंश्योरेंस। तो बहुत सारे टेनेंट करा लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा बिल्डिंग तो लैंडलॉर्ड के, टेनेंट क्यों कराएगा। अगर टेनेंट ने कराया है तो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम वो उसका खर्चा है, अलाउ होगा उसको। और अगर हम बिल्डिंग के मालिक हैं, हम अपना धंधा कर रहे हैं वहां पे, हम इंश्योरेंस कराएंगे बिल्डिंग की, ऑब्वियसली प्रीमियम अलाउ होगा हमको। तो यहां पे भी हम लिख देते हैं वेदर टेनेंट और लैंडलॉर्ड। अब एक कहानी है जो मैंने यहां स्किप की। कहता है कि कोई भी सम जो हम टैक्सेस की तरफ पे कर रहे हैं वो अलाउ तो होगा, ठीक है, वो खर्चा है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड बाय 43B। अब ये 43B क्या है? हालांकि अभी 43B मैं आपको बता नहीं रहा हूं, 43B अभी आप समझ भी नहीं पाएंगे। 43B आज से कम 6-7 साल क्लास बाद, 7-8 मे बी 7-8 क्लास बाद आपको बताएंगे 43B क्या होता है, राइट। लेकिन फिर भी अब यहां पे तो थोड़ा सा हमको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। अकाउंट्स कैसे मेंटेन हो सकता है? पीजीबीपी के लिए अकाउंट्स कैसे मेंटेन हो सकता है? आपको याद भी है कि नहीं याद है? जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस आपने की थी उसमें आपने पढ़ा था कि हर हेड ऑफ इनकम कैसे टैक्सेबल होता है। तो आपने पढ़ा था सैलरी, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एक्रूअल बेसिस, पीजीबीपी कैश और एक्रूअल, कैपिटल गेन व्हेन द एसेट इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, अदर सोर्सेस कैश और एक्रूअल। तो आपको याद भी है ये सब की नहीं? मेथड ऑफ अकाउंटिंग अगर आपको ये सब याद नहीं आता है ना, प्लीज रिवीजन कीजिए, प्लीज रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपको इनकम टैक्स पूरा 3 बार पढ़ने के बाद ही याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। ये बहुत डिफिकल्ट होता है इनकम टैक्स, राइट। और पता है पहला रिवीजन कब आ जाना चाहिए? विद इन नेक्स्ट 10 डेज आ जाए, 10 दिन 15 दिन मैक्स, इससे डिले मत कीजिए, नहीं तो पूरा वॉश आउट हो जाएगा, फिर आपको और एफर्ट लगेगा दोबारा जब सुनेंगे।
अगर 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा हम सुन लेंगे ना उस वीडियो को, तो बहुत कम एफर्ट लगेगा, बहुत ही कम एफर्ट लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी बात समझ में आ जाएगी। होता क्या है, जब हम फर्स्ट राउंड सुनते हैं ना तो बहुत सारी चीज, जैसे हमने 2 लाइन बोल दी, अभी आपके दिमाग को पहली लाइन ही प्रोसेस कर रही थी और तब तक भी दूसरी लाइन निकल गई, आपने ध्यान भी नहीं दिया। ऐसा होता है क्योंकि ये डिफिकल्ट है। तो बहुत बार जब आप दूसरी बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे 20% बात तो हमको याद भी नहीं थी कि ऐसा सुना है हमने। और फिर जब तीसरी बात पढ़ेंगे तब जाके आपको एकदम फाइनल लगेगा, यस अब पूरी बात स्टोर हो गई है मेरे दिमाग में। तो प्लीज डू दैट, रिवीजन करिए। ये सब याद है आपको? कितने बच्चों को याद आ गई जब मैंने ये बात बताई कि आपने पढ़ा था कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग हर हेड ऑफ इनकम का क्या होता है? कितने लोगों को ये बात याद थी कि पीजीबीपी की मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश या एक्रूवल दोनों होती है। हम कैश बेसिस पे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हम यहाँ सेल्स लिखेंगे वो जितना सेल्स रिसीव हो गया है कैश में, जितना पैसा आया है सेल का, बस वो लिखेंगे सेल में। जितना इस साल सेल किए हैं वो नहीं, जो उधार बाकी है वो सब नहीं लिखेंगे। जितना पैसा आ गया वो सेल है, और इधर खर्चा भी कौन सा, जो पे कर दिए, खर्चा जो पेड है और रेवेन्यू जो रिसीव्ड है। तो इसको कहा जाता है कैश बेसिस का अकाउंटिंग। ठीक है। अच्छा, ये एक्रूवल क्या होता है? एक्रूवल का मतलब होता है, एक्रूवल अकाउंटिंग अगर आप करेंगे तो उसका मतलब होता है कि सेल्स में कौन सा जाएगा, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल किया है, वेदर रिसीव्ड और नॉट। और खर्चा कौन सा होगा? ड्यूरिंग द ईयर इंकर हुआ है, चाहे आपने पे किया है कि नहीं, ड्यूरिंग द ईयर एक्रू हुआ है। ठीक है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, भाई पैसा आया चाहे नहीं आया मतलब नहीं है। और ड्यूरिंग द ईयर इंकर हुआ है, वेदर पेड और नॉट, ये एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होती है। जैसे मान लीजिए मेरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा 5 लाख रुपया था, जिसमें से हमने पे 3 लाख किया है, तो अगर हम कैश बेसिस अकाउंटिंग बनाएंगे ना तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा 3 लाख लिखेंगे, लेकिन एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग बनाएंगे तो खर्चा एडवर्टीजमेंट का 5 लाख रुपया लिखेंगे। दोनों ही अलाउड है आपको, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको करते रहना है। आप जो चाहे जो अकाउंटिंग ले सकते हैं, इनकम टैक्स दोनों अलाउ करता है। 43B कब लागू है? 43B लागू है जब आपका पीजीबीपी के लिए अकाउंट जो बन रहा है वो एक्रूवल बेसिस पे बन रहा है। पहले तो ये एप्लीकेबल कब होता है? दोनों के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। एप्लीकेबल फॉर एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है। और ये क्या कहता है? कहता है 43B के अंदर कुछ खर्चे दिए गए। ठीक है, कुछ खर्चे हैं, सिर्फ यही नहीं है, और भी चीजें मिलेंगी जो 43B से सब्जेक्टेड है। कहता है ये खर्चे भी हम पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ करेंगे, अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। वैसे तो ये एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है भाई। अगर एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है तो जो खर्चा ड्यूरिंग द ईयर इंकर हो गया, मतलब इस साल का म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000 रुपया है, तो चाहे पे किए हैं चाहे नहीं किए हैं, अलाउ होना चाहिए पीएल में। लेकिन नहीं, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो 43B से सब्जेक्टेड है। 6-7 खर्चे हैं ऐसे, आप पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बाद में पढ़ेंगे अभी। जिसमें से पहला खर्चा आज आपको मिल गया, म्युनिसिपल टैक्सेस। हाउस के रिस्पेक्ट में जो भी टैक्सेस है, हाउस के रिस्पेक्ट में जो भी टैक्सेस है, ये टैक्सेस जो आप मकान यूज कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आप जो भी टैक्सेस दे रहे हो वो टैक्सेस, एंड दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्सेस। तो म्युनिसिपल टैक्सेस इज सब्जेक्टेड टू 43B। मतलब अगर आप एक्रूवल अकाउंटिंग भी बना रहे हो तो भी पेमेंट पे ये खर्चा अलाउ करेंगे। ये खर्चा तो पेमेंट, बाकी खर्चा तो एक्रूवल पे अलाउ हो जाता है, लेकिन ये खर्चा पेमेंट पे ही अलाउ होगा। ध्यान दीजिए, कैश बेसिस अकाउंटिंग पे क्यों नहीं लगता 43B? अरे कैश बेसिस अकाउंटिंग में तो सारा ही खर्चा पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। पे की हो तभी अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग में तो सारा ही खर्चा पेमेंट बेसिस पे अलाउ हो रहा है ना। लेकिन 43B कहता है कि एक्रूवल पे भी अगर अकाउंट बना रहे हो तो 5-6 खर्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको कैसे अलाउ होंगे? ऑन पेमेंट बेसिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। If the business premises belongs to the SSE, no deduction in respect of rent will be allowed to him. अगर मेरा अपना ही बिल्डिंग है तो हम रेंट का खर्चा अलाउ नहीं कर सकते। If the SSE is a partnership firm and the business premises belongs to the partner of the firm,
अगर पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस है और किसी एक पार्टनर की बिल्डिंग है तो उस पार्टनर को वो रेंट देगा, हाँ, तो क्या ये अलाउड है? हाँ, अलाउड है। द रेंट पेबल टू द पार्टनर विल बी अलाउएबल डिडक्शन, एंड ऑन द अदर हैंड रेंट फ्रॉम सच बिल्डिंग विल बी इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के हाथ में ये कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं समझा देता हूं क्या बोल रहा है। ये फर्म है, ये रहा आपका पार्टनर, ठीक है। पार्टनर ने फर्म को बिल्डिंग दी, बिल्डिंग ऑन रेंट, ठीक है। इसने फर्म ने पार्टनर को क्या दिया? रेंट, ठीक है। ये बिल्डिंग ऑन रेंट ये क्या है इसके लिए? अलाउड एक्सपेंस अंडर पीजीबीपी, ठीक है। और ये रेंट इस पार्टनर के लिए क्या है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। राइट? If the SSE, if the SSE is a tenant in that premises, if the SSE is a tenant in that premises and a part of the premises is used by him as a dwelling house, कह रहा है कि आप एक टेनेंट हो एक प्रीमाइसेस में और कुछ हिस्सा मकान का आप रहने के लिए यूज करते हो। ड्वेलिंग हाउस मतलब रहने के लिए, ठीक है। एंड द अदर पार्ट इज यूज फॉर बिजनेस, मतलब एक मकान ले लिया आप, उसी में अपनी दुकान भी खोल लिया, उसी में रहते भी हो, तो अब क्या किराए का खर्चा अलाउ होगा? क्योंकि भाई बिजनेस पर्पस के लिए अगर किराया दे रहे हो तभी अलाउ होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट शैल बी अलाउड प्रोपोर्शनेटली। सिमिलरली, चलिए प्रोपोर्शनेटली पहले इतना समझाएं। एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका शॉप है और ये आपका रेजिडेंस है, ठीक है, ठीक है। 50-50% है दोनों ही। इस बिल्डिंग का जो रेंट है वो है 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। आपको अलाउ कितना होगा? अलाउड एज रेंट एक्सपेंस कितना अलाउ होगा? 10,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि आधा हिस्सा ही तो हम यूज कर रहे हैं ना अपने बिजनेस में, ठीक है। अगर हम 2/3 यूज कर रहे होते, 2/3 75% यूज कर रहे होते किराए का 75%, तो कह रहा है प्रोपोर्शनेट हम आपको अलाउ कर देंगे, जितना आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहे हो मकान का हिस्सा, तो उतना किराया भी हम आपको अलाउ कर देंगे। सिमिलरली, अब एक ही मकान लिए हो आप, उसमें दुकान भी है, आप रहते भी हो, तो उस मकान का जो हाउस टैक्स होगा, इंश्योरेंस आपने कराया होगा, जो जो चीज अभी हम लोग ने पढ़ा था ना अभी सेक्शन 30 में कि ये अलाउ है, तो वो सब प्रोपोर्शनेटली अलाउ होगा, क्योंकि आप रहते भी हो, बिजनेस भी करते हैं। तो सिमिलरली लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम शैल बी प्रोपोर्शनेट टू दैट पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर बिजनेस। नाउ कमिंग टू रेलेवेंट केस लॉस। आपको याद आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने एक बात और पढ़ी थी कि इनकम टैक्स लॉ अगर हमें समझना है तो हमें इनकम टैक्स एक्ट आना चाहिए, इनकम टैक्स रूल्स आना चाहिए, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पता होनी चाहिए, फाइनेंस एक्ट जो एनुअली आता है वो पता होना चाहिए, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी पता होना चाहिए, और जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट के फैसले, क्योंकि ये कोर्ट के फैसले अगर आ जाते हैं तो वो भी कानून है, लेकिन तब तक के लिए कानून है जब तक कि एक्ट कुछ उसको ओवर रूल ना कर दिया हो। क्योंकि अगर जजमेंट के से अगेंस्ट कोई बात एक्ट में आ जाए तो अब वो एक्ट पहले लागू होगा, मतलब एक्ट विल ऑलवेज बी ओवर रूलिंग जजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर एक्ट में कोई बात क्लियर नहीं थी जिसकी वजह से कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये खर्चा अलाउड है, तो वो अलाउड होगा। लेकिन अगर अगले ही बजट में ये आ गया कि नहीं ये खर्चा डिसअलाउड है, तो फिर डिसअलाउड रहेगा, मतलब एक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी हमेशा। बट जब तक एक्ट में कोई बात उसके अगेंस्ट नहीं आई है तब तक के लिए तो जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन भी लॉ है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ कोर्ट के डिसीजन है वो भी आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप बताओगे कि हाँ रेंट वगैरह के रिस्पेक्ट में क्या कानून चल रहा है, कब अलाउ होता है कब नहीं होता है। देखिए क्या फैसला है। इफ एन एसएससी टेक्स प्रीमाइसेस ऑन लीज फॉर carrying on a business or profession and agrees to pay arrear of rent of previous tenant, ये क्या चीज है? agrees to pay rent of previous tenant,
पता है, मुझे अपने बिजनेस के लिए एक जगह चाहिए, तो मैं निकल गया मार्केट में ढूंढने के लिए। घूम के देख रहा हूँ जगह, तो एक प्रीमाइसेस मुझे पसंद आ गई। तो मैंने लैंडलॉर्ड को बुलाया, उससे बात की। मैंने कहा कि ये प्रीमाइसेस आपकी मुझे पसंद आ रही है, इसका किराया कितना होगा? तो उन्होंने बताया कि इसका किराया 40,000 रुपये महीने है। तो मैंने कहा डील क्लोज, ये आज से प्रीमाइसेस मैं ले रहा हूँ किराए पे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी मैं आपको 1-2 महीने बाद ही दे पाऊंगा ये प्रीमाइसेस। मैंने कहा अरे नहीं भाई साहब, मुझे तुरंत चीज चाहिए, आप 40,000 नहीं, मुझसे 50,000 रुपये किराया लीजिए। मैंने और उसके बोलने से पहले ही खुद ही ज्यादा ऑफर कर रहा हूं। मैंने कहा 50,000 रुपये महीना लीजिए, मुझे ये जगह चाहिए किराए पे। कहता है नहीं भाई साहब, मैं नहीं दे सकता 50,000 रुपये भी। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि ऑलरेडी उस प्रीमाइसेस में किराएदार है, राइट, और वो पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया है। उसको 40,000 रुपये के हिसाब से 3 महीने का किराया देना है, 1,20,000। अभी मैंने उसको निकाला ना, तो वो 3 महीने का भी किराया नहीं देगा। उसने बोला है कि इस महीने वो किराया दे देगा, तो पहले वो 3 महीने का, इस महीने का किराया दे दे, तो मैं उसको फिर निकाल दूंगा, क्योंकि एग्रीमेंट वगैरह भी उसका ओवर हो चुका है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं आपको रख लूंगा, लेकिन अभी नहीं रख सकता, नहीं तो पुराना पैसा भी डूब जाएगा, और अभी वो देने वाला है, इस महीने या अगले महीने वो पूरा पैसा क्लियर कर देगा। मैंने कहा भाई साहब, आप उसको तुरंत निकाल दीजिए, 1,20,000 आपका बाकी है ना, वो भी मैं दे रहा हूं, मुझे ये जगह चाहिए। वो 1,20,000 रुपये लीजिए, और आगे का जो आपका किराया बनता है वो भी लीजिए मुझसे, पुराना भी उसका मुझसे ले लीजिए। तो इसको कहा जाता है एरियर ऑफ रेंट ऑफ प्रीवियस टेनेंट। मैं ऐसे कहता कि किसी पुराने किराएदार का आपने पैसा दे दिया, तो आपको बात नहीं समझ में आती ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, राइट। तो ऐसे में जब मैंने उससे कहा कि मैं एरियर ऑफ रेंट भी देने को तैयार हूं पुराने किराएदार का, तो क्या ये वाला किराया जो मैंने दिया 1,20,000 ये अलाउ हो जाएगा? देखिए क्या कहता है। कहता है सच एरियर ऑफ रेंट कैनॉट बी डिडक्टेड वेदर एरियर ऑफ रेंट आर पेड अंडर लीगल ऑब्लिगेशन और वॉलंटरी। कह रहा है आपने 1,20,000 रुपया वॉलंटरली दे दिया उसको, पुराने किराएदार का किराया, या फिर उस मकान मालिक ने एग्रीमेंट में लिखवाया ये बात कि देखिए आपको ये मकान किराए पे दिया जा रहा है इस शर्त पे कि आप पुराने वाले किराएदार का बकाया किराया 1,20,000 भी देंगे, ये भी एक शर्त है, लिख दिया गया है। तो हमने दिया 1,20,000, या मैंने अपनी मर्जी से दे दिया 1,20,000, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपका किराया ही सिर्फ आपको अलाउ होगा पीएल में। पुराने किराएदार का किराया दे के आप कोई बिजनेस प्रीमाइसेस पाते हो तो वो किराया आपको अलाउ नहीं करेंगे बिजनेस में। अंडरस्टूड? दूसरा समझने से पहले आइए समझते हैं कि किराया कैसे चल रहा है मार्केट में आजकल। कैसे चल रहा है? आप कहेंगे सर कैसे चल रहा है, मुझे मालूम है। किराया फिक्स करता है मकान मालिक, बताता है कि भाई किराया 10,000 रुपया महीना होगा, 20,000 होगा, 50,000 रुपए होगा, जितनी बड़ी दुकान होती है उसके हिसाब से वो बताता है कुछ कि इतना किराया आपको देना पड़ेगा। एक्चुअली में इंडिया में किराए का सिस्टम यही है, लेकिन विदेशों में किराए का सिस्टम ये नहीं है। पता है विदेशों में किराए का सिस्टम क्या है? विदेशों में किराए का सिस्टम होता है परसेंट ऑफ रेवेन्यू। जितना आप सेल करते हो ना उसका एक सर्टेन परसेंटेज किराया होता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, ठीक है, डोमिनोज हो गया, ये सब विदेश में पता है कैसे किराया देते हैं? जहां भी ये शॉप खुली होती है वो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देते हैं, क्योंकि वहां यही कल्चर ही है कि भाई जितनी प्राइम लोकेशन होगी उतना ज्यादा वहां सेल होगा, और जितना ज्यादा सेल होगा उतना ही ज्यादा किराया होना चाहिए। तो वेस्टर्न कंट्रीज में किराए का सिस्टम यही है, कॉमर्शियल किराएदारी चलती ऐसे है, रेवेन्यू का परसेंटेज। हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन मैकडॉनल्ड्स जब हमारे देश में आती है तो यही किराए का सिस्टम लेके आती है। मैकडॉनल्ड वो पहली कंपनी है, ठीक है, जिसने ये सिस्टम हमारे देश में लाया, इंडिया में। तो मैकडॉनल्ड का जब पहला आउटलेट यहां हमारे देश में खुलता है ना, तो उसने यही किराएदारी का सिस्टम रखा। लेकिन सिंस यहां पे फिक्स्ड का एक सिस्टम बरसों से चला आ रहा है कि रेंटल तो फिक्स ही होता है, इतना रुपया पर मंथ, तो उन्होंने एक कंपोनेंट बनाया
कि फिक्स रेंटल आपका रहेगा 1 लाख रुपया महीना, प्लस हम आपको देंगे सेल का 5%, जितना बर्गर बेचेंगे हम यहां से उसका 5%, मतलब जो भी सेल है, मैकडॉनल्ड में बहुत सारी चीजें बिक रही, सेल का 5% और देंगे, राइट। तो ये इस तरीके का मान लीजिए वो सिस्टम मैकडॉनल्ड लेके आई इंडिया में। तो जब ये सिस्टम लेके मैकडॉनल्ड आ गई तो सारी विदेशी कंपनियों को तो आदत ही थी, ऐसे ही वो लोग विदेश में पे करते थे, और इंडिया में भी लोगों को आदत पड़ने लग गई। अब ये देखिए मैकडॉनल्ड्स वगैरह जनरली सब मॉल्स में ही होते हैं, और जितनी भी आपको विदेशी कंपनी के ब्रांड्स दिखाई देते हैं, ब्लैकबेरी कपड़े का ब्रांड हो गया, यूएस पोलो, व्हाटएवर जो भी है, ये सब मॉल्स में ही ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग बड़े शहरों से है तो उनको तो स्ट्रीट्स पे भी ऐसी शॉप दिख जाती है, लेकिन जो छोटे शहर वाले हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनके यहाँ मॉल में ही ऐसी शॉप दिखती है, और जो एकदम गांव वाले हैं वो तो कहते हैं कि सर ऐसी शॉप तो हम देख भी नहीं पाते हैं, राइट। तो जब एक मॉल ओनर को आदत पड़ गई कि भाई हमको किराया कैसे लेना है, मैकडॉनल्ड हमें देता है फिक्स प्लस रेवेन्यू शेयर, तो बाकी कंपनियों ने भी उनको कहना शुरू कर दिया कि भाई हम भी ऐसे किराया देंगे, और उनको आदत पड़ ही चुकी थी। तो धीरे धीरे आज हमारे देश में भी विदेशी कंपनियां क्या करी कि सारे लोगों ने ये सिस्टम बना लिया कि हम आपको फिक्स रेंटल प्लस रेवेन्यू शेयर देंगे। अब लोगों को ये बात समझ में भी आ गई, अब धीरे धीरे ये सिस्टम बन गया। ग्रेजुअली जब ये सिस्टम बन गया तो इंडियन कंपनीज भी इसी पे आ गई। अब मॉल ओनर्स में, मॉल वाले तो सारे ऐसे ही दे रखे हैं किराए पे, मैं आपको बताऊं, मॉल में तो सारी दुकानें ऐसे ही किराए पे है। बाहर भले रोड पे वो लोग फिक्स रेंटल पे ही दे रहे होंगे, लेकिन मॉल्स में तो ये सिस्टम एकदम चालू हो चुका है 100%। अब इंडियन कंपनीज भी ऐसे ही देती है, फिक्स रेंटल इतना प्लस सेल का इतना परसेंटेज। क्लियर है यहां तक की बात? तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू की तरीके से हम लोग किराया दे रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या लिख रहा है, अ फ्लक्चुएटिंग आइटम लाइक शेयर इन प्रॉफिट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रेंट। अगर कोई फ्लक्चुएटिंग आइटम है, शेयर इन प्रॉफिट, विच विल नॉट बी अलाउड एज रेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैकडॉनल्ड क्या कर रही है, किराया जो पे कर रही है, रेंट पे कर रही है, वो उसने पे किया, मान लीजिए 1 लाख रुपया फिक्स्ड प्लस 5% ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए की मान लीजिए सेल हुई थी, ठीक है। तो ये रेंटल हो गया 1 लाख प्लस 2 करोड़ का 5% कितना हो गया, 10 लाख, ये हो गया 11 लाख रुपया। तो क्या मैकडॉनल्ड जब अपना पीएल करेगी तो उसमें रेंट का खर्चा सिर्फ 1 लाख रुपए लिखेगी? आंसर इज अ बिग नो। यहाँ पे लिखता है शेयर इन प्रॉफिट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रेंट, शेयर इन रेवेन्यू विल बी ट्रीटेड एज रेंट। याद रहेगा आपको, शेयर इन प्रॉफिट को किराया नहीं माना जाएगा, शेयर इन रेवेन्यू को किराया माना जाएगा। हाँ, शेयर इन रेवेन्यू को किराया तो मानना ही पड़ेगा, ये तो पूरा सिस्टम है, ऐसे ही किराएदारी चल रही है, प्रॉफिट का हिस्सा रेंट नहीं मानेंगे, ये कह रहा है। तो किराया होगा 11 लाख रुपया। अब बात आपके मन में आएगी, सर ये प्रॉफिट से कोई दिक्कत है क्या, क्यों सरकार शेयर इन प्रॉफिट को रेंट नहीं मान रही है? अगर मान लीजिए ये सिस्टम बना दिया जाए, हम जितना कमाएंगे उसका 10% किराया देंगे, तो क्या आपत्ति है भाई गवर्नमेंट को? तो आइए, आपत्ति है, यहां पे बहुत बड़ी आपत्ति है, टैक्स के साथ लोचा हो रहा है यहां पे, ठीक है, इसलिए सरकार को आपत्ति है। आइए वो भी समझा दें कि अगर प्रॉफिट पे गवर्नमेंट अलाउ कर दे परसेंटेज एज रेंट, तो लोग टैक्स की बचत कर लेंगे, राइट। आइए समझाते हैं। देखिए, मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, दो लोग हैं, ठीक है। मिस्टर ए की प्रीमाइसेस है, मिस्टर ए ने बोला कि मुझे ना रेंट तुम कितना दो, 50% ऑफ प्रॉफिट, और मिस्टर बी उसमें बिजनेस करेगा। एक प्रीमाइसेस है ए की, उसमें बिजनेस कौन करेगा, मिस्टर बी करेगा, और किराया कितना देगा बी, 50% ऑफ द प्रॉफिट देगा। आइए देखिए, ये रहा पीएल, ठीक है। ये किसका पीएल है, बी का पीएल है, ध्यान दीजिएगा, ए का पीएल नहीं, बिजनेस बी कर रहा है, ठीक है। यहाँ बाई सेल्स लिखा है उसने, टू यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखे गए हैं, बस रेंट को छोड़ के, रेंट को छोड़ के, क्यों, क्योंकि अभी रेंट तो डिसाइड होगा जितना आया, ठीक है। तो अब आ गया प्रॉफिट एक्सेप्ट रेंट एक्सपेंस, रेंट के बिना प्रॉफिट कितना आ रहा है, मान लेते हैं 6 लाख रुपए आ रहा है।
तो रेंट का खर्चा कितना चार्ज होगा? तो रेंट का खर्चा भी चार्ज हो जाएगा पीएल में 3 लाख रुपया, और अब प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों? 3 लाख रुपया आ जाएगा पीजीबीपी। बात समझ में आई कि नहीं? कि भाई सारे रेवेन्यू में से सारा खर्चा घटा दिया गया, 6 लाख रुपया बच रहा था, तो भाई डिसाइड तो यही हुआ था कि 50% किराया ये होगा, तो उस 6 लाख में से 50% 3 लाख रुपया किराया चला गया, अब पीजीबीपी की इनकम आ गई 3 लाख रुपया। अगर मान लीजिए ऐसा अलाउ होता तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 लाख रुपए पे ए कितना टैक्स देगा? ए का टैक्स कितना? नील। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं है न्यू स्लैब में, इवन 7 लाख रुपए तक भी नहीं होता, ठीक है। बी का टैक्स कितना? उसको किराया 3 लाख रुपए का मिला है, टैक्स नील है, और कोई इनकम नहीं है एज्यूमिंग। हालांकि और कोई इनकम है तो भी टैक्स नील हो रहा होगा, क्योंकि अगर टोटल इनकम 7 लाख तक भी पहुंच रही है ना तो भी टैक्स नील है। एक्चुअल में प्रॉफिट की हिस्सेदारी का मतलब, गवर्नमेंट कह रही है बेवकूफ मत बनाओ, प्रॉफिट में हिस्सेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप कैसी हुई है? एक के पास जगह है, दूसरा धंधा कर लेगा, यही पार्टनरशिप तुम लोग कर रहे हो। अरे तो वो आधा आधा प्रॉफिट लोगे, इसका मतलब धंधा पार्टनरशिप कर रहे हो, किराया थोड़ी ना वो ले रहा है यार। ऐसा कौन सा किराया होता है? पार्टनरशिप कर रहे हो तुम लोग, लॉस भी तो होगा। यू आर डूइंग पार्टनरशिप। बताइए ऐसा है कि नहीं? ये लोग 50-50% शेयर कर रहे हैं, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं गवर्नमेंट को कि बी का बिजनेस है, ये 50% किराया लेगा, ये पार्टनरशिप बिजनेस है, 50% प्रॉफिट ये ले रहा है, बी 50% ले रहा है। गवर्नमेंट कह रही है ये पार्टनरशिप है, बेवकूफ मत बनाओ। ये पीएल जो तुम बी का पीएल कह रहे हो ना, उल्लू समझे हो हमको, ये फर्म का पीएल है, ठीक है। यहां तुम डालोगे 22 सेल्स और यहां तुम डालोगे सारा एक्सपेंस, यहां पे जो तुम्हारा प्रॉफिट आया था 6 लाख रुपया, यही तुम्हारा पीजीबीपी है, बेवकूफ ना समझो हमको। और यही 6 लाख रुपया तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर ए एंड बी में एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3-3 लाख रुपया दोनों को। लल्लू समझे हमको, ऐसे कह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। और 6 लाख रुपया जब तुम्हारे फर्म का पीएल आता तो इस पे लगता 30% टैक्स, यानी कि लगता है 1,80,000 रुपए, और तुम 1,80,000 न देने के लिए इतना कहानी रच रहे हो। किराएदारी है, आधा प्रॉफिट का आधा किराया लेंगे, ये 1,80,000 बचाने की कलाकारी कर रहे हो। इसलिए कानून में लिखा हुआ है शेयर इन प्रॉफिट को किराया नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? और समझ में आ रहा है और साथ में मजा भी आ रहा है कि नहीं, ये भी बताओ बच्चों। बताया करो आप जब बताते हो ना तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और मेरी हिम्मत होती है इस लेवल पे जाके समझाने की। नहीं तो बेटा 1 मिनट लगता मुझे, मैं बता देता कि प्रॉफिट का अगर हिस्सा दिया जा रहा है तो किराया नहीं माना जाएगा, वो डिसअलाउड है। ये रेवेन्यू का शेयर होता है, मैकडॉनल्ड ने ये कॉन्सेप्ट लाया। ये सब अगर मैं नहीं बताऊंगा ना आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे, कभी आप रेवेन्यू प्रॉफिट सब भूल जाओगे। प्रैक्टिकली अगर आपने देखा कहीं ऑडिट करने गए कि भाई किराया तो परसेंटेज में आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग आपको दिखा और आप कह रहे हो अरे ये सब तो पढ़े कुछ और ही थे। आपको प्रैक्टिकली तैयार कर रहे हैं और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई ये ना सोच ले कि एग्जाम के क्वेश्चन हलवा होते हैं। अगर एग्जाम के क्वेश्चन हलवा होते ना, आपके ग्रेजुएशन जैसे होते, तो रिजल्ट 5%, 8% ना आ रहा होता। क्योंकि जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो 5% बच्चों को ऐसी पढ़ाई करने को मिलती है, इसीलिए रिजल्ट इतना कम होता है। ठीक है, तो डोंट थिंक कि बहुत आसान पेपर होता है। पेपर इसी लेवल का होता है जिस लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, हम हर प्रोविजन में इन डेप्थ जा रहे हैं, एग्जाम में सारे प्रोविजन में इन डेप्थ नहीं जाएगा। लगभग 50% पेपर एवरेज टाइप का होता है और 50% पेपर टफ होता है। जनरली पेपर ऐसे बनाया जाता है, पूरा 100% अंदर घुस घुस के नहीं खेलेगा आपके साथ, नहीं तो बैंड बच जाएगी, तब तो 2% रिजल्ट भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो लगभग 40% पेपर, हम ऐसा कह सकते हैं 50 भी नहीं, 40% पेपर एवरेज टाइप का होता है, ठीक है। 60% पेपर इन डेप्थ वाला होता है। तो आप सोचिए 40% एवरेज पेपर में पास कौन हो पाएगा? नहीं होगा। एग्रीगेट तो वैसे भी आपको 50% चाहिए होता है, सिंगल पेपर में ना 40% चाहिए, नहीं हो पाता है बच्चा पास। इसीलिए नो, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पेंटिंग द आउटसाइड ऑफ अ हाउस इज रिपेयर। पेंटिंग द आउटसाइड ऑफ अ हाउस इज रिपेयर। अब ये क्यों हुआ था? एक्चुअली कोर्ट में केस गया
वो केस क्या था मैं आपको बताऊं। देखिए ये भी तो कोर्ट में केस गया था ना, तभी तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया। ये सब कोर्ट केसेस की हम बात कर रहे हैं। अब ये लॉ है, आपको ध्यान रखना होगा। एक्चुअली एक बिल्डिंग थी एसएससी के पास, और उसकी जो बैलेंस शीट में वैल्यू चल रही थी वो 10 लाख रुपए चल रही थी। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, मतलब वो बिजनेस की बिल्डिंग करीब करीब 40 साल पुरानी थी। ठीक है, बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन वैल्यू कम चल रही थी क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी वो। इस बिल्डिंग का जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, पेंट कराता है, और पेंट में कराने में खर्चा आता है 20 लाख रुपए का, सिर्फ पेंट कराने में। पूरी बिल्डिंग वो 10 लाख रुपए की थी, आज इतने साल बाद सिर्फ उस बिल्डिंग का पेंट करा रहे हैं, 20 लाख रुपए लग गया। पेंट भी अच्छी क्वालिटी का कराता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो था ना, वो बोलता है कि भाई आपने पेंट कराया 20 लाख रुपए, तो बहुत बड़ा खर्चा है, बिल्डिंग ही 10 लाख रुपए की है, 20 लाख रुपए का पेंट, ये कोई खर्चा हम पीएल में चार्ज नहीं करने देंगे। कहता हम पीएल में चार्ज नहीं करने देंगे, बड़ा खर्चा है भाई, इसको कैपिटलाइज करो, इसको ना बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दो। कहता है 20 लाख रुपए यहीं जोड़ दो। एसएससी कहता है क्या मजाक है, बड़ा खर्चा है, अमाउंट बड़ा या छोटा से थोड़ी ना करेंट खर्च रिपेयर या बेसिकली कैपिटल रिपेयर होता है। कैपिटल रिपेयर हम तब करते हैं जब हम बेसिकली इन्हांस करते हैं एफिशिएंसी, कैपेसिटी, तब जाके कहा जाता है कि दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एक बिल्डिंग 2 फ्लोर की थी, हम 3 फ्लोर की कर दिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका कहना है। ठीक है, ये तो रेगुलर खर्चे, पेंट वेंट, ठीक है, 4 साल बाद फिर खराब हो जाएगा, फिर करेंगे। ये तो बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया जा रहा है, बिल्डिंग की कैपेसिटी को इन्हांस नहीं कर दिया है हमने। ठीक है, बिल्डिंग बड़ी नहीं हो गई है। ठीक है, तो एसएससी कहता है नहीं, हम तो नहीं मानते इसको। वो कोर्ट में चला जाता है क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर अलाउ नहीं कर रहा है उसको पीएल में, कह रहा है हम कैपिटलाइज करेंगे। देखिए हर कोई ज्यादा खर्चा पीएल में चार्ज करना चाहेगा ना, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम लगेगा, राइट। अब डेप्रीशिएशन मिलेगा तब तो बहुत कम अमाउंट हो जाएगा ना, राइट। अब डेप्रीशिएशन मिलेगा तो धीरे 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 डेप्रीशिएट होगा हर साल, तो थोड़ा थोड़ा खर्चा पीएल में जाएगा। ऐसे तो मेरा इकट्ठा 20 लाख रुपए जा रहा था, वो कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट में जज साहब को ये बात समझाता है, जज साहब मान जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही बात है भाई, ये खर्चा तो रिपेयर नेचर का ही है ना, ये करंट रिपेयर का खर्चा है, ये तो रेगुलर वाले खर्चे हैं, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि पेंट का खर्चा, पेंट कराने का खर्चा इज ऑलवेज अलाउड। ठीक है, ये कैपिटलाइज नहीं होगा, ये ऑलवेज अलाउड है, क्योंकि कोर्ट ने ये डिसीजन दिया हुआ है। तो दिस वाज सेक्शन 30, और अब हम करेंगे एक छोटा सा सेक्शन, सेक्शन 31, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। तो मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर का 2 खर्चा, रिपेयर का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा। अगर आपके बिजनेस में मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, तो उसका आप रिपेयर कराते हो, अलाउड है, इंश्योरेंस कराते हो, अलाउड है, बस। देखिए क्या बोलता है, द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन करंट रिपेयर। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। मशीन अभी तक 100 यूनिट बनाती थी, आपने मशीन में एक ऐसा रिपेयर कराया जिसे मशीन 500 यूनिट बनाने लग गई है, तो भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन की आपने एफिशिएंसी, कैपेसिटी चेंज कर दी। अगर हम मशीन की एफिशिएंसी, कैपेसिटी चेंज कर देते हैं, मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इन्हांस कर दे, मतलब मशीन में एक ऐसा खर्चा कर दिया जिससे हम ज्यादा कमा सकते हैं, ठीक है, तो अब वो खर्चा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कैपिटल और रेवेन्यू खर्चा समझते हो ना, मैं इस पे बहुत फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब आपको बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत पहले ही सिखा दी जाती हैं। एग्जाम्पल, एक सिनेमा हॉल में सीट फट गई, ठीक है, सिनेमा हॉल में एक मूवी चल रही थी, ठीक है, एक हॉट सीन आता है, सब पगला जाते हैं, एकदम सीट फाड़ देते हैं। अब सिनेमा हॉल के ओनर को सारी सीट चेंज करानी पड़ती है, ठीक है, ये खर्चा कौन सा खर्चा है, कैपिटल खर्चा है या रेवेन्यू खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है। अरे ऐसा क्या कर दिया कि सिनेमा हॉल की कैपेसिटी वगैरह बढ़ गई, आज भी हम उतना ही कमाएंगे सिनेमा हॉल से जितना पहले कमा रहे थे, अरे उसको मेंटेन करना पड़ रहा है हमको। दिस इज एन एक्सपेंडिचर टू रीस्टोर योर सिनेमा हॉल टू द सेम लेवल। मतलब एक सिनेमा हॉल मेरा यहाँ पे था, उसकी वैल्यू डेटोरिएट हो गई क्योंकि सीट फट गई, हमने उसको सही करके वापस यहीं तो पहुंचाया, और ऊपर थोड़ी ना ले गए, राइट। लेकिन मेरे सिनेमा हॉल में 100 सीट थी, हमने 20 सीट और लगा दी। अरे रजा 20 सीट और लग गई, और ज्यादा कमाई होगी, कैपेसिटी बढ़ गई, कमाई ज्यादा होगी। ये 20 सीट का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सिनेमा हॉल की कॉस्ट में कैपिटल एसेट की तरह ऐड हो जाएगा, एसेट में वैल्यू ऐड हो जाएगी। आई होप ये सब समझ रहे हो, ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं हम इस पे।
तो एक्सपेंडिचर करंट नेचर का है मशीनरी प्लांट फर्नीचर के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको अलाउ हो जाएगा, और इंश्योरेंस भी अलाउ हो जाएगा, इंश्योरेंस की प्रीमियम जो आपने पे की है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर के रिस्पेक्ट में, विच इज यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस, इज अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 31। तो याद रहेगा 30 में क्या था, रेंट रेट्स एक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, और 31 में क्या है, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली क्लास में आएंगे एक भारी भरकम टॉपिक के साथ, दैट इज डिप्रिसिएशन सेक्शन 32। ठीक है, सी यू देयर।